नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु एच एल सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल वाली जो क्लास थी उस कल वाली क्लास में हमने फॉल्ट एनालिसिस के बारे में एक प्रारंभिक क्लास रखी थी। मैंने बोला था कि ये आपकी पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक और आधारभूत क्लास है। उसी क्लास में आज आगे बढ़ेंगे, उसमें कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे और कुछ आगे की बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक काम कीजिए, सभी लोग जल्दी से अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि फिर अपन आगे बढ़े, क्योंकि ये क्लास मैं डेली आपके लिए इसी समय डेली 7 बजे लेकर के आता हूँ। तो एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दो कि भैया ये जो क्लास है ये डिप्लोमा वाले जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो ITI वाले बच्चे जो टेक्निकल हेल्पर, DMRC या इसरो, DRDO, NTPC किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए समान रूप से लाभदायक है। और दोस्तों, इस क्लास को पढ़ते समय पेन कॉपी साथ में लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि ये रियल में आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलेंगे। इसलिए ही मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा था, अब ये वीडियो सीरीज है, इसमें मैं यही चीज़ को नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक जो चीज़ है वो आपको नई मिले और एकदम सटीक और अच्छा विश्लेषण मिले। साथ साथ में मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो पिछले एग्जामों में आए हैं। तो आप जल्दी से एक बार सभी लोग जोड़ लीजिए। और जो मेरे प्यारे दोस्त आज पहली बार हैं, लाइव देख रहे हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी नए वीडियो हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ जी दोस्तों, तो कल वाली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो किसके बारे में किया था? फॉल्ट एनालिसिस। कुछ बच्चे कल बोल रहे थे कि गुरुजी हिंदी में नहीं लिखते। मेरे भाई देखो, फॉल्ट का मतलब हिंदी में दोष और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। मतलब किसका विश्लेषण कर रहे हैं? दोष का विश्लेषण कर रहे हैं। अब ये दोष भैया कोई वास्तु दोष या ग्रह दोष नहीं है, ये दोष हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होने वाला दोष है। तो उस दोस्त के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो कल फॉल्ट एनालिसिस का हमने शुरुआत किया था। आज की क्लास में इसके मोटे मोटे पार्ट्स को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, ये वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन ये बहुत उपयोगी है। कल भी लगभग 1 घंटे का वीडियो हुआ था, आज भी लगभग ये 40-45 मिनट का कम से कम वीडियो है, जिसमें सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इतनी शानदार चीज़ें हैं दोस्त कि एक बार पढ़ते ही दिमाग में बैठेगी। गारंटी देता हूँ इस बात की कि एक बार ये वीडियो देख लिया ना तो आपको दोबारा फॉल्ट एनालिसिस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार दबा के सभी लोग शेयर कर दो वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, कल वाली बात को एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। वैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की मेरी आदत है नहीं, लेकिन फिर भी आज फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और वो गड़े मुर्दे क्या थे कि कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रतिबाधा है, अब प्रतिबाधा को किसे दर्शाते हैं? Z से। तो प्रतिबाधा का मान जो पर यूनिट में होता है वो होता है MVA बेस। मतलब हमारी जो शक्ति हो किस में होनी चाहिए? MVA में। और नीचे क्या लिखा था मैंने? KVA बेस का होल स्क्वायर इंटू Z एक्चुअल, अर्थात प्रतिबाधा का मान किस में? ओम में। यदि प्रतिबाधा का मान ओम में दे रखा हो, बेस MVA दे रखा हो और बेस KVA दे रखा हो, तो हम इस प्रतिबाधा का मान पर यूनिट में ज्ञात कर सकते हैं। कल लास्ट में यही फॉर्मूला आपको मैंने प्रूफ करवाया था। यदि जो दोस्त आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल वाला वीडियो पहले ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप वहां से चेक करके उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज की क्लास उन्हीं को अच्छी समझ में आएगी जिन्होंने कल की क्लास पूरी की होगी। तो यदि वीडियो को आपको एक बार में थोड़ी दिक्कत है, उसको 2 बार भी देखो, लेकिन पूरा देखो, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे फॉल्ट एनालिसिस पूरा समझ में नहीं आएगा दोस्त। इसलिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, एक बार फ्लो में पढ़ा तो सब कुछ समझ में आएगा, और यदि ढंग से नहीं पढ़ा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रतिबाधा थी पर यूनिट में। अब बात करते हैं कि सब पर यूनिट में प्रतिबाधा हमारे पास में आ गई, लेकिन लाइन में जो फॉल्ट हो रहा है वो फॉल्ट करंट निकाले कैसे? तो हाँ जी, तो अब मैं ज्ञात करूँगा फॉल्ट की धारा। कौन सी करंट? फॉल्ट करंट। तो भैया फॉल्ट करंट को I से और फॉल्ट को F से। भाई फॉल्ट का पहला वर्ड F है तो मैंने नाम लिख दिया IF। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बोला था
कि यदि मुझे फॉल्ट करंट है, वो फॉल्ट करंट भी किस में चाहिए, मुझे पर यूनिट में चाहिए। किस में चाहिए, पर यूनिट में, क्योंकि हमारे पूरे पावर सिस्टम में जो विश्लेषण करते हैं उसमें कौन सी क्वांटिटी को ज़्यादा महत्व दिया गया है, पर यूनिट को। कल मैंने बताया था कि कैसे पर यूनिट निकालते हैं और इसका क्या महत्व है। तो पर यूनिट निकाले का मतलब क्या होता है कि वास्तविक मान बटे उसका आधार मान। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, फॉल्ट करंट बटे आधार करंट। मैंने यही तो बोला था कि पर यूनिट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू। एक्चुअल मतलब वास्तविक और बेस जिसको हमने आधार मान रखा है। तो आई भी क्या हो गई दोस्तों, आधार धारा हो गई। और एक्चुअल में कौन सी करंट है, फॉल्ट करंट है, तो लिखेंगे कौन सी, फॉल्ट करंट ही लिखेंगे कि नहीं। तो यदि पर यूनिट में फॉल्ट करंट का मान चाहिए तो फॉल्ट करंट में हमारी आधार धारा के मान का भाग लगा देंगे तो पर यूनिट में फॉल्ट का मान आ जाएगा। अब कई बार ये पूछ रहा है कि साहब ये फॉल्ट हो गया, लेकिन फॉल्ट किस लेवल का है, मतलब कुल कितनी पावर लेके जा रहा है फॉल्ट में। तो वही फॉल्ट का लेवल की बात करेंगे तो फॉल्ट की पावर की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोस्त अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉल्ट लेवल। कभी कभार फॉल्ट लेवल ना बोल करके कभी कभार लिखता है वो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो SCC। क्या बात की चर्चा करेंगे हम कि फॉल्ट का लेवल क्या है भाई, कितनी पावर आई है फॉल्ट के अंदर। तो फॉल्ट का लेवल बोल दो, या इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SCC, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। मतलब शॉर्ट सर्किट में कितनी क्षमता है, लेवल कितना है पावर का, वो देखेंगे। तो मेरे भाई यदि मुझे शॉर्ट सर्किट की पावर निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, VB इंटू IF। क्योंकि मेरे पास में जब तक फॉल्ट की धारा नहीं होगी, उसको वोल्टेज से नहीं गुणा करूंगा तो क्या शक्ति आ पाएगी, क्या नहीं। और यदि ये शक्ति हमें MVA में चाहिए तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 10⁶ का। अर्थात ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी किस में प्राप्त हो रही है दोस्तों, MVA में। MVA में क्यों प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम कितने का भाग लगाया, 10⁶ का। भाई आदतन हमारे जो पावर सिस्टम होता है उसमें कैपेसिटी MVA में ही होती है, लार्ज अमाउंट में होती है कि नहीं होती है। तो MVA में बदलने के लिए भाई ये क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। तो कौन सी शक्ति हुई, आभासी शक्ति हुई। इसको MVA में बदलने के लिए कितने का भाग लगा दिया, 10⁶ का। तो जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है वो क्या है, VB इंटू IF बटे 10⁶। तो ये मान किस में आ रहा है दोस्तों, MVA में हमें प्राप्त हो रहा है। सभी दोस्तों को यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं है, हाँ कि ना, क्लियर है सभी दोस्तों को। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, मैं साइड में हो जाता हूँ। और एक बार शेयर भी कर दो भाई दोस्तों, सभी दोस्तों में इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो टाइम लेकर के। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। और जोड़ो जितने लोगों को लाइव जोड़ सको, कि बोलो कि इतनी धांसू क्लास चल रही है, आपने कभी देखी नहीं होगा ऐसा टॉपिक कभी। चलो ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूं भाई। तो ये तो क्या था, जेड पर यूनिट का मान, इसको हटा देता हूं। देखिए भाई इसी बात को अब यहाँ पे लेके जाता हूं मैं। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। भैया यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल कई बार आ गया, एक आध बार नहीं, कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है यहाँ से कि शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। तो भैया मुझे यदि फॉल्ट करंट निकालना है तो क्या फॉल्ट करंट का मान यहाँ से ज्ञात कर सकता हूँ क्या, हाँ कि ना। अरे भाई ये देखो, मुझे फॉल्ट की धारा चाहिए तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि नहीं, हाँ कि ना, निकाल सकते हैं ना। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, यदि मैं फॉल्ट करंट के पर यूनिट मान को किससे गुणा कर दूं, बेस धारा के मान से गुणा कर दूं, तो देखो VB की जगह तो क्या हो जाएगा, VB ही रहेगा। लेकिन फॉल्ट धारा की जगह क्या लिख दूंगा, फॉल्ट पर यूनिट में गुणा बेस धारा। तो इसको ऐसे ही लिखूंगा क्या, IB इंटू में क्या कर दूंगा, IF। लेकिन ये किस में होना चाहिए, पर यूनिट में। और इसमें कितने का भाग लगाऊंगा, 10⁶ का। तब आंसर किस में आएगा, MVA में आएगा कि नहीं।
किसी को ये डाउट है कि सर ये कहाँ से लिख दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त ये यहाँ से लिखा है। कैसे कि भैया फॉल्ट धारा ज्ञात करूंगा तो पर यूनिट में फॉल्ट को किससे गुणा करूंगा, बेस धारा से। क्लियर है सभी दोस्तों को? देखो तो भाई इसको मैं मिटाता हूं। तो ये जो मान है वो किस में आ रहा है, तो VB इंटू IB क्या हो गई, बेस MV हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं MVA बेस गुणा में क्या है, फॉल्ट करंट, और वो भी किस में होनी चाहिए, पर यूनिट में। इसी से क्या निकाल सकते हैं, हमारी SCC शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट फार्मूला भी कई बार एग्जाम में पुट होता है। तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो गया कि MVA बेस को पर यूनिट में जो फॉल्ट करंट आ रहा है उससे यदि गुणा कर देंगे तो हमारे पास में शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी आ जाएगी। कई बार दोस्तों आपको जो फॉल्ट करंट का सूत्र है ये नहीं देता है कि भैया फॉल्ट करंट बटे बेस धारा, ये नहीं देगा। तब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो देखो ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास में एक तरीका और भी है। वो तरीका कौन सा है, देखो भाई, हाँ जी, वो तरीका ये है भैया कि हमारे पास में जो फॉल्ट से पहले जो वोल्टेज है, अर्थात उसे हम बोलते हैं प्री फॉल्ट वोल्टेज। भाई फॉल्ट नहीं आएगा, उससे पहले जो वोल्टेज होगा तो उसे बोलेंगे फॉल्ट से पहले का वोल्टेज। तो ये क्या हुआ, प्री फेज वोल्टेज। यदि प्री फेज वोल्टेज में मैं तुल्य प्रतिबाधा का, दैट्स कॉल्ड ZTH, यदि तुल्य प्रतिबाधा का भाग लगा दूंगा तो क्या धारा आएगी कि नहीं आएगी। भाई DC परिपथ में तो V/R करते हो तब आई आती है, लेकिन AC परिपथ में धारा निकालने के लिए तो किसका भाग लगाते हैं, Z का ही निकालते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो भैया यहाँ पर यदि वो IB और IF नहीं दे रखा हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्त VPF क्या है, तो ये हो गया भैया प्री फॉल्ट करंट वोल्टेज, माफ़ी चाहता हूँ, ये क्या है, प्री फेज फॉल्ट वोल्टेज है, मतलब कि फॉल्ट से पहले का वोल्टेज है। यदि क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसका मान हमेशा कितना मानना है, 1 पर यूनिट। ये ध्यान रखना भाई, एग्जामिनर कभी बोलेगा नहीं कि 1 पर यूनिट मानो, ये आपको खुद को मानना है कि जब प्री फेज वोल्टेज का मान क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो कितना मानना है, 1 पर यूनिट। कितना मानोगे भाई, 1 पर यूनिट मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत नोट करने वाली लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो 99% केस में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि प्री फेज वोल्टेज क्या है, यदि नहीं है तो उसे पर यूनिट में कितना मानेंगे, 1 पर यूनिट मानते हैं। और भैया ये ZTH क्या है, तो दोस्तों ये मेरी तुल्य प्रतिबाधा है। ये क्या है, तुल्य प्रतिबाधा है। ये तुल्य प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं, तो बस जस्ट 5 मिनट रुक जाइए, यहाँ से न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और इसकी मॉडलिंग कैसे करते हैं ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ तक के देखो 2 चीज़ बहुत काम की है। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कैसे निकालोगे, बेस MVA को फॉल्ट करंट से गुणा कर दोगे, तो फॉल्ट करंट कौन सा होना चाहिए, पर यूनिट में, तब जाके हमारे पास में शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी आएगी। फॉल्ट करंट कैसे निकालते हैं पर यूनिट में, तो फॉल्ट धारा बटे बेस धारा। एक तरीका तो वो है, और दूसरा तरीका कौन सा है कि हम प्री फेज वोल्टेज में किसका भाग लगा दे, ZTH का। ये पर यूनिट में भैया तभी आएगा, ये पर यूनिट में तभी आएगा जब ये भी क्या हो, पर यूनिट में, और इसका मान भी किस में हो, पर यूनिट में। सही बात है कि नहीं है कि भैया मैं यहाँ 20 ओम लिख दूं तो फिर नहीं निकलेगा। ये पर यूनिट में तभी आएगा जब दोनों VPF और ZTH दोनों का मान किस में हो, पर यूनिट में। ये नोट करके लिखना स्पेशल कॉपी के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है, बच्चा आंख बंद करके मूंदा और चिपका देता है। क्लियर है कि नहीं है, ये दोनों फार्मूले बहुत काम किया। अब एक लास्ट फार्मूला और बताऊंगा, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे और मॉडलिंग पे बात करेंगे, ठीक है। जल्दी उतारिए सभी लोग, ठीक है भाई। हाँ जी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो इसको लाइक भी करो भाई। जितने लोग देख रहे हो उतने तो लाइक ही नहीं हो रहे, क्या कर रहे हो। यदि पसंद नहीं आ रहा तो भाई डिसलाइक कर दो ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ आप लाइक ही करो, लेकिन कम से कम कुछ तो प्रतिक्रिया दो कि हाँ हमको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिसलाइक करो, इसका भी मैं आपका वेलकम करता हूँ कि मैं और सुधार करूँगा, लेकिन यदि आप कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। चलो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका।
देखो भाई हमारी टेक्निकल टीम भी देखो कितना काम कर रही है भैया। मैं सिर्फ कैमरे के सामने हूँ, कैमरे के पीछे काम करने वाली बहुत सारी टीम है, जैसे हमारे अनिल सर हैं और भी हमारे स्टाफ में हैं जो कितनी मेहनत करते हैं आपको पता नहीं है। जब रियल में आप देखोगे कितनी मेहनत होती है। मैं 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ लेकिन इनको 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। पहले से कभी थंबनेल बनाएंगे, कभी क्या करेंगे, कभी कहाँ प्रमोट करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करने में आपके कोई पैसे तो नहीं लग रहे हैं। आपके सभी दोस्तों में इंस्टाग्राम पे शेयर करो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो कैमरे के पीछे की कहानी लोगों को पता नहीं होती है, किसी रोज़ कैमरे के पीछे की कहानी दिखाएंगे कि कितने लोग मेहनत करते हैं इसके पीछे भाई। हाँ जी, तो शुरू में आते हमने देखा था कि यदि मेरे पास में MVA बेस में मान दे रखा है, KVA में वोल्टेज दे रखा है और ओम में प्रतिबाधा दे रखी है तो Z पर यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बेस में दे देगा, एक बेस का मतलब बोल देगा कि भैया मेरे पास में 100 MVA कैपेसिटी है और 10 KVA वोल्टेज है, तब मेरा पर यूनिट में प्रतिबाधा कुछ और आ रही है। लेकिन वो बोलेगा कि अब मेरा जो MVA कैपेसिटी को कितना कर दे 20 और वोल्टेज को कर दे भैया 5 किलो वोल्ट, तब पूछेगा बताओ पर यूनिट का मान क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो एक आधार से दूसरा आधार बदलेगा तब प्रतिबाधा का मान कैसे निकाले। भाई एक पे ये निकाल रखी, ये आ गई, अब बताओ इस पे कितनी आएगी। इस पे दे रखी है, किसी एक बेस पे दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर 100 और 10 KVA पे दे रखा है Z पर यूनिट। लेकिन अब पूछना चाह रहा है कि 20 और 5 पे क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करें भैया। डिप्लोमा वाले बच्चे अपने पेपरों को चेक करें, आपको लगभग हर पेपर में फॉल्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 99.99% केस में यहाँ से न्यूमेरिकल मिलता ही मिलता है। इसलिए मैं ऐसे 2 न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, जो 2 न्यूमेरिकल आपको मैं कराऊंगा भी, ठीक है भाई। चलो एक बार सभी लोग फोकस करें कृपया करके यहाँ पर। हाँ जी, तो कैसे परिवर्तित करते हैं एक बेस को दूसरे बेस में। मतलब पहले से जो बेस है उसको मैं मान लेता हूँ ओल्ड, पुराना है। हालांकि ओल्ड इज गोल्ड होता है, लेकिन पहले पुराना बेस अलग है और नए बेस की चर्चा अब हम कर रहे हैं। तो नए बेस में मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ Z पर यूनिट की, वो कौन से बेस में बात करना चाह रहा हूँ, नए में क्या होगा, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, MVA बेस न्यू, MVA न्यू बटे MVA क्या ओल्ड, इनटू में KVA बेस ओल्ड का स्क्वायर बटे KVA बेस न्यू का स्क्वायर इनटू Z पर यूनिट कौन सा वाला, ओल्ड वाला। भैया फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। और यदि किसी को निकालना हो तो आज की मैं पहली क्लास में शुरू में जो अभी किया था ना वो Z पर यूनिट का, उसका ऊपर नीचे भाग लगा लेना। एक बार ओल्ड का लिख लेना और एक बार न्यू का लिख लेना, दोनों को ऊपर नीचे भाग लगा लेना, ये आएगा। तो कैसे ध्यान रखना भैया कि देखो ओरिजिनल फार्मूले में अपन ने देखा था कि MVA ऊपर था, तो जब न्यू होगा तो न्यू ऊपर आएगा और ओल्ड होगा तो ओल्ड ऊपर आएगा। तो न्यू ज्ञात करेंगे तो न्यू ऊपर बटे ओल्ड, नया बटे पुराना, इसमें शक्ति में। लेकिन वोल्टेज में क्या करना है, उल्टा, क्योंकि वोल्टेज उस फॉर्मूले में कहाँ आता है, नीचे आता है ना। तो न्यू नीचे करेंगे तो न्यू तो कहाँ गया, नीचे, और ओल्ड कहाँ गया, ऊपर। ध्यान रखना, शक्ति में न्यू ऊपर और ओल्ड नीचे, लेकिन वोल्टेज में ओल्ड ऊपर और न्यू नीचे आता है। भैया यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, आप इसको जल्दी से नोट करिए ताकि मैं सर से बोलूँ आपके लिए क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ जी, आप लोग जल्दी कीजिए, फिर सर आपके लिए क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ जी, टेक्निकल टीम तैयार रहे क्वेश्चन के लिए। हाँ जी भाई, उतार लिया कि सभी लोगों ने। चलो मैं जल्दी से सर से बोलता हूँ, सर जी क्वेश्चन तैयार कीजिए और एक क्वेश्चन लगाइए बच्चों के लिए, एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन हो ताकि बच्चों को समझ में भी आए। हाँ जी, चलो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें और मैं भी आपके लिए क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ जी, देखिए अब पढ़िए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, देखो पढ़ो, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं मैं पढ़ देता हूँ उन लोगों के लिए कि एक 100 MVA,
25 केवीए के अल्टरनेटर की प्रतिबाधा 15 ओम है, तो बताइए इस अल्टरनेटर की प्रतिबाधा का मान पर यूनिट में क्या होगा। पी यू का मतलब पर यूनिट है। ओके दोस्त, चलो देखो सर, इसको क्वेश्चन को थोड़ा साइड में लगाओ, ठीक है। हाँ जी, देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ये बोला है कि MVA बेस है, मतलब जो हमारी पावर दे रखी है वो MVA में कितनी दे रखी है भैया, 100। MVA में पावर कितनी दे रखी है, 100 नहीं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कितनी दे रखी है MVA में पावर, 1000 दे रखी है। और इसका जो वोल्टेज है वो केवी में कितना दे रखा है, 25 केवी, ठीक है। और अल्टरनेटर की जो प्रतिबाधा है वो ओम में कितनी दे रखी है, 15 ओम। गौर करना भाई, क्वेश्चन में आपको क्या देख रहा है, दे रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, MVA में जो रेटिंग है उसकी 1000 MVA, वोल्टेज कितना है 25 KVA और प्रतिबाधा कितनी है 15 ओम है। और भैया पूछा क्या है आपको कि प्रतिबाधा का मान पर यूनिट में क्या होगा, हाँ कि ना। सभी दोस्तों को इसमें कोई डाउट या संदेह नहीं ना। हाँ जी, तो अभी मैंने आपको आज आते ही उस कल वाले फॉर्मूले को रिवाइज करवाया था कि Z पर यूनिट बराबर क्या होता है, MVA बेस बटे में KVA बेस का होल स्क्वायर इंटू Z का मान किस में, ओम में, हाँ कि ना। तो देखो भाई यहाँ देखिए सभी लोग, MVA बेस का मान कितना दे रखा है 1000, KVA बेस में कितना दे रखा है 25 और उसकी घात कितनी है भैया 2। भैया MVA का मान 1000, वोल्टेज का मान 25 KVA इंटू Z का मान कितना है 15 है। ओके मेरे दोस्तों, हाँ जी, तो देखो भाई 25 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा 625, मतलब कि 1000 बटे में कितना हो जाएगा 625 गुणा में कितना 15। यदि मैं इसे 125 से काटूंगा तो 25 पंजे 125 और 25 से काटूंगा तो ये कितना 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो दोस्तों पर यूनिट में प्रतिबाधा का मान कितना आ रहा है 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि भाई 125 से काटूंगा तो 1008 बार ही कटेगा कि नहीं, ये कितनी बार कटेगा 5 बार। अब 5 तिया 15 और 8 तिया 24, तो प्रतिबाधा का मान पर यूनिट में कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, प्रतिबाधा का मान पर यूनिट में कितना प्राप्त होगा 24 पर यूनिट प्राप्त हो रहा है। दोस्त ऐसे क्वेश्चन तो आप देखोगे ना आपके पेपर में एक नहीं 10-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम के में, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुराना है। बेस 1000, वोल्टेज 25 केवीए, 25 का वर्ग 625, 1000 में 625 का भाग तो 8/5, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ठीक है। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उतार नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इस क्वेश्चन को तो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब आपके लिए कंप्यूटर जी अर्थात हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो दूसरा क्वेश्चन लगाएगा। अब उस दूसरा क्वेश्चन का मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, आपको 20 सेकंड में हल करना है इसको। सब पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। हाँ जी, लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, सभी लोग हल करके कमेंट सेशन में कमेंट करें। भैया जब तक दोनों तरफ से बातचीत नहीं बनेगी ना तब तक तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ जी, चलो जल्दी से कमेंट करो आंसर निकाल करके, कितना आंसर आ रहा है बताएं जरा मुझे। ABCD में लिख के बताओ कि भैया A आ रहा है कि B आ रहा है कि C आ रहा है कि D आ रहा है, जल्दी करो। चलो भाई, हाँ जी सर क्वेश्चन को थोड़ा साइड में, हाँ जी हो गया साइड में क्वेश्चन। चलो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 50 MVA, कहने का मतलब कैपेसिटी कितनी है MVA में इसकी 50 है, और जो KVA में वोल्टेज है वो कितना है, अरे भैया वोल्टेज का मान कितना है KV में 25 KV है कि नहीं है भाई। वो बोल रहा है कि 50 MVA 25 KV की मोटर की प्रतिबाधा कितनी है,
अरे भाई प्रतिबाधा कितनी है, 2 ओम है कि नहीं है 2 ओम। हाँ जी, और पूछना चाह रहा है कि पर यूनिट में प्रतिबाधा क्या होगी। हाँ जी, अभी सूत्र लिखाया था पर यूनिट में प्रतिबाधा का, क्या, MVA बेस बटे KVA बेस का होल स्क्वायर इंटू जेड का मान किसमें, ओम में। भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ संख्या बदली है। देखो भाई, हाँ जी, MVA बेस कितना है 50, KVA बेस कितना है 25, और उसका भी कितनी घात है 2, और ये मान कितना है दोस्तों 2। हाँ जी, तो 50 की जगह तो 50 है भैया, लेकिन 25 का वर्ग 625, और गुणा में कितना है 2, है कि नहीं है दोस्तों। हाँ जी, काट के देख लो 2 से, 25 से काट लो, 25 दूना 50, और 25 25 625, कहने का मतलब कितना आया 4/25। अरे भैया 25 से काटोगे तो 25 दूना 50 है, 25 25 625, 2 गुणा 2 करूँगा तो 4, और कितने का भाग 25 का। तो दोस्त सीधा भाग तो जाएगा नहीं, 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 दशमलव, तो 25 एकम 25, कितना बचेगा 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, 1 0 लगाएंगे तो 25 है 150। तो दोस्तों जो प्रतिबाधा है उसका मान पर यूनिट में कितना आया है 0.16 पर यूनिट। तो भैया आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा A, 0.16 पर यूनिट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। फिर एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, अलग अलग बेस पे बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी करो भाई, समय बर्बाद ना करें। देखो वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए आप थोड़ी उतारने में भी जल्दी रखें और काम को थोड़ा फुर्ती से निपटाएं। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूँ भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो उतारने के लिए ज़्यादा समय दूंगा तो ऐसा लगेगा कि सर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, टाइम पास सा हो रहा है। हाँ जी ठीक है भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसको देख लूँगा और मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है भाई, वैसे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो एक थोड़ा सा तड़कता भड़कता और शानदार सा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप पूरा देख लीजिए। चलो भाई सर क्वेश्चन को साइड में कर दीजिए, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। बोला है कि 2 अल्टरनेटर है जिनकी रेटिंग क्रमशः कितनी है 20 MVA। तो अब मैं जो पहले चर्चा कर रहा हूँ वो कौन से अल्टरनेटर की कर रहा हूँ, पहले वाले, फर्स्ट अल्टरनेटर, उसको मैं नाम दे देता हूँ अल्टरनेटर A। ठीक है, तो अल्टरनेटर A की जो रेटिंग है वो MVA में कितनी है 20 MVA, और इसकी जो वोल्टता है, जो इसकी जो वोल्टता दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो वोल्टता कितनी है, जो इसकी वोल्टता दे रखी है केवी में वो कितनी दे रखी है 11। ठीक है, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ किसके बारे में, दूसरे अल्टरनेटर के बारे में। ठीक है, अल्टरनेटर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। दूसरे अल्टरनेटर की MVA में जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है आपको कितना 40 MVA। तो ये कितना हो गया 40, और केवी में मान कितना हो जाएगा भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है आप लोगों को 33। दो चीज़ दे रखी है आपको कि जो 20 MVA का है वो 11 केवी, और दूसरा 40 MVA और 33 केवी। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है कि किसने पे ज्ञात करवाना चाह रहा है, ज्ञात किस पे करवाना चाह रहा है, ये करवाना चाह रहा है 100 MVA और 66 केवी पर हमें किसका मान ज्ञात करवाना चाह रहा है, इनकी प्रतिबाधाओं का अर्थात रिएक्टेंस का मान। तो देखो पहले वाले का रिएक्टेंस कितना दे रखा है, पहले वाले का जो रिएक्टेंस है दोस्तों वो दे रखा है 5%, और 5% का मतलब कितना होगा 0.05। अरे परसेंट का मतलब 100 का भाग, मतलब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना ना, तो 5% का मतलब 0.05। और दूसरे वाले के लिए कितना दे रखा है x2 का मान, ये दे रखा है 8%।
और 8% का मतलब कितना हो गया 0.08। कहने का मतलब क्या है कि आपको देखो पर यूनिट में मान 0.05 और 0.08 दे रखा है, लेकिन ये कब दे रखा है, जब 20 MB और 11 KB हो तो 0.05, और जब 40 और 33 दे रखा हो तो कितना मान है 0.08। और क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि 100 MVA और 66 KB पर x1 और x2 का मान क्या होगा। तो देखो भैया, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब नए वाले पे ज्ञात करते हैं x न्यू का मान निकालेंगे पर यूनिट में, तो मैंने क्या बोला था कि न्यू जिस पे बात कर रहे हैं तो कितनी केवी है ये 100 बटे ओल्ड कितनी है 20। भैया अभी मैं कौन से वाले के लिए कर रहा हूँ, अल्टरनेटर ए के लिए कर रहा हूँ। तो ए का पुराना मान तो कितना है 20, तो कितना लिख दिया 20। किस पे चर्चा करवाना चाह रहा है 100 पे, तो नया कितना है 100। तो न्यू बटा ओल्ड तो किस में करते हैं शक्ति में, और वोल्टेज में क्या करते हैं ओल्ड बटा न्यू का स्क्वायर। तो भैया ओल्ड कौन सा है, ओल्ड कौन सा है 11, और नया किसके सापेक्ष बात कर रहा हूँ 66। बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ जी, अब पुराना पर यूनिट कितना दे रखा है 0.05। दोबारा सुन लीजिए भाई, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ ये देखिए। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ भाई कि हमारे पास में इस पे तो दे रखा है, और पूछना कौन से मान पे चाह रहा है इस पे, तो ये कौन सा हो गया नया हो गया, और ये वाली बात कौन सी हो गई पुरानी। तो नई पर यूनिट में रिएक्टेंस का मान निकालेंगे तो नया बटे पुराना, और यह क्या होता है पुराना बटे नया का स्क्वायर। यही करवाया था कि नहीं, देख लो भैया वीडियो को थोड़ा पीछे की तरफ करके देख लेना बाद में, तो आपको पता लग जाएगा। तो 11 छिकी 66 कितनी बार कट रहा है भैया 6 बार, और 20 पंजे 100। हाँ जी, ये कितना आया है 5। अब मुझे बताओ ऊपर कितना हो गया 1 और नीचे कितना रह गया 6, तो 1/6 का स्क्वायर, और गुणा में कितना है 0.05। हाँ जी, एक तो 5 गुणा 0.05 करूँगा तो 5 25, कितने अंक छोड़ के पॉइंट 2 अंक छोड़ के पॉइंट, और नीचे कितना है 6 36। तो जो नया पर यूनिट में मान आया है पहले अल्टरनेटर के लिए वो कितना आया है 0.25/36, और भाग लगा लेना, लगाना चाहो तो, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। दोबारा सुन लो भाई, मुझे पता है आधों के दिमाग में अभी समझ में नहीं आया होगा। तो भैया हमको क्या दे रखा है, एक अल्टरनेटर ये है और एक अल्टरनेटर ये है, दोनों का अपने अलग अलग बेस पे रिएक्टेंस दे रखा है, और इस नए बेस के सापेक्ष रिएक्टेंस का मान पूछना चाह रहा है। तो नया फार्मूला क्या कहता है कि नए का ज्ञात करना है तो नए की MVA ऊपर बटे पुराने की MVA। तो नए की कितनी है 100, पुराने की कितनी है 20। गुरुजी बोलो साहब ये क्यों नहीं लिखा, अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी कर रहे हैं एक ही चर्चा कर रहे हैं। तो किसकी किसके सापेक्ष, नए वाले की ए के सापेक्ष। ठीक है भाई। हाँ जी, अब देखो ओल्ड बटा न्यू, देखो यहाँ करते हैं नया बटे पुराना, और यहाँ करते हैं पुराना बटे नया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पुराना वोल्टेज 11 और नया कितना 66, तो 1/6 का वर्ग कितना हो 1/36, और 5 गुणा 0.05 करूँगा तो 0.25। ये तो इसका कौन सा भाग हल हो गया, ए भाग हल हो गया। सर जी क्वेश्चन को हटा दीजिए, भाई क्वेश्चन को हटवा देता हूँ मैं। हाँ जी, अब इसका बी अल्टरनेटर के लिए भी हल कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन हट गया होगा, शायद हटा दिया सर ने। हाँ, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, वो तो आपको ही दिखेगा। हाँ, बी अल्टरनेटर है, उस बी के लिए ज्ञात करूँगा तो बी के लिए पुराना कितना है 40 और नया कितना है 100। तो मैंने क्या बोला था कि इसके लिए जब नया ज्ञात करूँगा तो नई शक्ति बटे पुरानी शक्ति। हाँ जी, नई शक्ति कितनी है 100, पुरानी शक्ति कितनी है 40। और भैया फिर मैंने क्या बोला था ओल्ड बट्टा न्यू, ओल्ड कितना है 33 और नया कितना है 66 का वर्ग इंटू पुराना माल कितना है भैया, कितना खजाना छुपा रखा है तुमने कुबेर का। तो कुबेर का खजाने में कितना पड़ा था, सिर्फ 0.058 ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। चलो 40 से काटूंगा तो कितना 2.5, अरे 40 दूना 80 और 20 बचेगा तो 20 दूनी 20 पंजे 100, तो कितना आएगा 2.5। और ये कितनी बार कटेगा
2 बार, तो भैया जो नया आएगा वो क्या आएगा, 2.5 तो ये हो गया, और ये कितनी बार कट गया, 2 बार, तो 1/2 का वर्ग कितना, 1/4 भैया, 1/2 है तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, और ये कितना हो गया 0.08। देखो भाई 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 0.02, 25 गुणा 2 करूंगा तो 50, 25 गुणा 2 किया तो 50, लेकिन कितने अंक छोड़ के पॉइंट, 1, 2 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट, 1, 2 और 3 करेंगे तो एक 0 लगाएंगे कि नहीं, तो जो नया पर यूनिट में मान होएगा वो कितना आएगा भैया 0.050, तो दूसरे वाले के लिए 0.050, पहले वाले के लिए 0.25/36। क्लियर हो गया होगा, क्या किया है, न्यू बटा ओल्ड और ओल्ड बटा न्यू, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है भाई, एक आधार पे दे रखा था, दूसरे आधार पे बदला है। जब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आता है तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, फिर अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी लोगों का, तो आप सभी लोग शेयर करते रहे वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और भी कुछ नई चीज़ें मैं बताता रहूँगा। यूँ समझ लो कि ये पावर सिस्टम है, इस पावर सिस्टम की मैं आपको जड़ तक ले जाऊँगा, प्रत्येक टॉपिक या प्रत्येक न्यूमेरिकल, मतलब थ्योरी समझाना भी मैं ही समझाऊंगा और न्यूमेरिकल भी मैं ही करवाऊंगा साथ में, मतलब सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बार बार टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है भैया। एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो 2 साल में 3 साल में आता है, कुछ नहीं होगा। इसलिए वो बोलते हैं ना कि आर पार की लड़ाई लड़ो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो यूँ समझ लो कि जो अब है अभी अभी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि साहब यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो गया, यहाँ हो गया, बच्चे पूछ रहे सर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती कब आएगी, क्या है क्या नहीं है। अरे भैया तुम क्या वैकेंसी आएगी तब तैयारी करोगे क्या, तैयारी तो पहले की जाती है। तो भैया तैयारी पे फोकस कीजिए, फालतू के कमेंट्स पे फोकस मत करो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। अभी कोई टेक्निकल हेल्पर ही संसार की अंतिम वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी हज़ारों आती हैं, अपॉर्चुनिटी 1000 है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को लेने वाला भी तो होना चाहिए। हर बार वैकेंसी आती है और चली जाती है, हर बार बस वैकेंसी आएगी वैकेंसी आई में अपना समय बर्बाद करते हो। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो। अब मैं आगे जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बहुत शानदार टॉपिक है फॉल्ट का, और वो फॉल्ट की चर्चा करूँगा, वो करूँगा मैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए। कौन से फॉल्ट के लिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट या सममित फॉल्ट, सममित दोष विश्लेषण। तुम बोलते हो ना साहब गुरुजी हिंदी में लिखो, तो ये लो, अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। तो भैया सममित दोष विश्लेषण करने से पहले, सममित दोष क्या है ये मैंने बताया था कल आपको, कि जब हमारी तीनों लाइनें शॉर्ट हो जाएं तो ये किस प्रकार का फॉल्ट है, सिमेट्रिकल सममित फॉल्ट है। मैंने इसको सममित क्यों बोला, क्योंकि जब 3 फेज में फॉल्ट होगा, तीनों लाइनों में ही फॉल्ट होगा, तो क्या तीनों लाइनें शॉर्ट हो रही हैं तो क्या तीनों में धारा और वोल्टेज का मान समान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भैया सिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए हमें कुछ नियम और कानून आने चाहिए, कुछ कायदे कानून होने चाहिए। कुछ 4 लाइनें हैं, उन चारों लाइनों को पहले गौर करना है। तो भैया हमारे पावर सिस्टम में होता क्या क्या है पहले तो ये बताओ। पहले हम क्या करते हैं, विद्युत को पैदा करते हैं। भाई पावर सिस्टम में होता क्या है, पहले हमने क्या की, जनरेटर से विद्युत पैदा की। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा जनरेटर। तो जनरेटर से हमने या अल्टरनेटर से हमने क्या पैदा की, विद्युत पैदा की, और इसको हमने किस पे सप्लाई दिया, ये डंडा नहीं है, इस डंडे को क्या कहते हैं, बस बार। ये डंडा नहीं है कि आधा डंडा काट दिया गुरुजी ने, आधा डंडा नहीं काटा है, ये है बस बार। अर्थात अल्टरनेटर से जो या जनरेटर से जो विद्युत पैदा होगी उसको किस पे दिया जाएगा, बस बार पे। और जो बस बार से जो पावर है वो किसको देंगे हम, पहले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को देंगे। किसको देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब हुआ, अर्थात ये ट्रांसफॉर्मर है जो यहाँ पर पैदा होने वाली वोल्टता को क्या करता है, उच्च करता है, फिर उसके बाद में इस पावर को क्या करता है,
ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा भेजता है। अर्थात ये क्या है, मेरी पारेषण लाइन है। ये क्या है मेरी दोस्तों, पारेषण लाइन है। अब पारेषण लाइन पे वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, कम। तो यहाँ पर लास्ट में जाकर के जहाँ पे लोड भेजेंगे तो वहाँ वोल्टेज को कम करने के लिए फिर क्या लेंगे, एक ट्रांसफार्मर काम में लेंगे और यहाँ से किसी भी लोड को जोड़ देंगे। जैसे मोटर है तो मोटर भी हमारा क्या है, लोड। यदि नहीं दिख रहा है तो ये समझ लो कि यह क्या जुड़ रही है, मोटर जुड़ रही है। क्या क्या किया मैंने, गौर कीजिए कि जनरेटर से विद्युत पैदा की, बस बार पे सप्लाई दी, बस बार से किसको दिया सप्लाई, मैंने ट्रांसफार्मर को। वोल्टेज को बढ़ाया, फिर किससे सप्लाई दी, ट्रांसमिशन लाइन से। वोल्टेज को घटाया, फिर किसको सप्लाई दिया, हमारी मोटर को। तो मोटर एक प्रकार का लोड है कि नहीं है। तो विद्युत को पैदा कर दी और विद्युत को लोड पे दे दी। तो पैदा करना, ट्रांसमिट करना, उपयोग करना क्या कहलाता है, पावर सिस्टम। मतलब विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण और यूटिलाइजेशन, चारों को मिलाकर के ही हम क्या कहते हैं, पावर सिस्टम। पूरा सिस्टम बना कि नहीं, पैदा किया, भेजा और उसका उपयोग किया, तब जाके ही तो पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती है, पावर सिस्टम। तो इस पावर सिस्टम की डिज़ाइन कैसे करें भैया, फॉल्ट का विश्लेषण तो करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से सर्किट ब्रेकर और रिले बनानी पड़ेगी। तो रिले और सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए तो फॉल्ट का लेवल चाहिए कि कितना फॉल्ट हो रहा है, और ये पता तभी लगेगा जब यहाँ पर हमें कुछ जानकारी पता लगे कि भैया जनरेटर को किससे दर्शाएं, ट्रांसफार्मर को किससे दर्शाएं, पारेषण लाइन को किससे दर्शाएं, मोटर को किससे दर्शाएं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सममित दोष का विश्लेषण, सिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस, और इसके विश्लेषण की कुछ 4 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब पेन कॉपी ले लो, वो चारों इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करूंगा मैं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो देखो भाई, जो विश्लेषण करेंगे उस विश्लेषण के पहली और इम्पोर्टेंट लाइन को पहले समझेंगे। अब मैं फिर बोर्ड पे लिखूंगा, फिर तुम आप उतार लेना कि भैया यदि आपको जनरेटर ले रखा है और उसका जब मैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊंगा तो इसको किससे दर्शाऊं। तो जनरेटर को जब मैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊंगा तो एक वोल्टेज स्रोत, क्योंकि जनरेटर क्या है, एक वोल्टेज स्रोत है, और इस वोल्टेज स्रोत का कुछ न कुछ प्रतिबाधा, रिएक्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों वोल्टेज सोर्स और उसके श्रेणी में हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, रिएक्टेंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहली लाइन क्या है कि अल्टरनेटर को, कोई कंफ्यूज हो रहा था, जनरेटर लिख दिया या अल्टरनेटर लिख दिया, अरे एसी जनित्र ही क्या है, अल्टरनेटर है। ठीक है, तो अल्टरनेटर को वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में रिएक्टेंस जोड़कर प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि जहां जहां अल्टरनेटर दिखेगा वहां वहां क्या लगाना है, एक वोल्टेज स्रोत, और उसके श्रेणी क्रम में क्या लगाना, उसका रिएक्टेंस लगाना है। तो किसका खेल खत्म हो गया, जनरेटर का खेल तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि साहब ये ट्रांसफार्मर को और ट्रांसमिशन लाइन को किससे दर्शाएं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का खुद का कुछ रिएक्टेंस होता है, और जो लाइन होती है तो लाइन का भी कुछ रिएक्टेंस होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन को श्रेणी रिएक्टेंस के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाते हैं, मैं लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर, T/F का मतलब ट्रांसफार्मर, तथा ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पारेषण लाइन। तो दोस्त ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन को श्रेणी रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब ये सुना होगा ना तुमने, एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, श्रेणी रिएक्टेंस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा लोड है, लोड को भी किसके द्वारा, श्रेणी रिएक्टेंस के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है।
सी, देखिए बोर्ड पे एक बार सभी लोग, अल्टरनेटर को वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में रिएक्टेंस, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन और लोड तीनों को किसके द्वारा, श्रेणी रिएक्टेंस के द्वारा। रिएक्टेंस को सामान्यतः प्रतीक क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया वोल्टेज सोर्स और इसके श्रेणी क्रम में क्या हो गया, रिएक्टेंस। हाँ कि ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप बोलोगे साहब आपने प्रतिरोध की चर्चा नहीं की। हम जानते हैं कि दोस्तों हमारी जो लाइन है, ट्रांसफॉर्मर है, सभी में प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए प्रतिरोध को क्या मानते हैं, नगण्य। और ना ही यहाँ पर हम लोड धारा या चार्जिंग करंट की बात करेंगे, क्योंकि फॉल्ट की धारा का मान लोड की धारा से कई हजार गुना ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो हमारी चार्जिंग करंट है और जो हमारी लोड धारा है दोनों को ही क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। कौन से विश्लेषण में, फॉल्ट के विश्लेषण में, फॉल्ट के एनालिसिस में। ठीक है, ये तीनों बातें हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी से। ठीक है भाई, जल्दी कीजिए प्लीज, डू इट फास्ट। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हाँ जी, चलो अब मैं थोड़ा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। इस बात को मैं आपको दो न्यूमेरिकल लूँगा और दो न्यूमेरिकलों के द्वारा आपको समझाऊँगा। ठीक है भाई। हाँ जी सर जी, बिना देरी किए हुए, क्योंकि क्लास शायद मुझे लग रहा है 40-50 मिनट से ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी करें। हाँ जी, चलो सर जी एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दीजिए, मैं इस बात को स्क्रीन पे क्वेश्चन के द्वारा समझाऊँगा। चलो ठीक है दोस्तों। हाँ जी, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा और बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है आपके सामने स्क्रीन पे। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो ये है, उसको देख लीजिए। हाँ जी, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 4 अल्टरनेटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब प्रत्येक का रिएक्टेंस कितना है, 20% है, और क्षमता कितनी है, 5 MVA है। ये अल्टरनेटर एक बस बार को सप्लाई दे रहे हैं, तो बताइए बस बार पर फॉल्ट का लेवल क्या होगा। हाँ जी, चलो सर क्वेश्चन को साइड में लगाओ। या देखिए भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारे पास में कितने अल्टरनेटर हैं, 4। तो 4 अल्टरनेटर हैं, तो 4 अल्टरनेटर कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं। तो भैया समांतर में तो अल्टरनेटर कुछ ऐसे ही जुड़ रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार से होंगे कि नहीं होंगे, हाँ कि ना, होंगे ऐसे कैसे ही। तो देखो, तो हम अल्टरनेटर को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने बोला था कि अल्टरनेटर को हमें वोल्टेज सोर्स और उसके श्रेणी क्रम में क्या दर्शाते हैं, रिएक्टेंस। तो ये पहला अल्टरनेटर हो गया। ये कौन सा अल्टरनेटर हो गया, दूसरा अल्टरनेटर हो गया। और ये कौन सा अल्टरनेटर हो गया, तीसरा अल्टरनेटर हो गया। और ये कौन सा अल्टरनेटर हो गया, चौथा अल्टरनेटर हो गया। और तीनों क्या हैं, समांतर में, तो कुछ इसी प्रकार से जुड़ रहे होंगे कि नहीं। और ये किसको सप्लाई दी जा रही है, एक हमारी बस बार को। किसको सप्लाई है भैया, ये बस बार। और ये जो फॉल्ट आया है ये कहाँ पर आ रहा है, हमारे बस बार पे, अर्थात बस बार पे देखा जाए तो यहाँ कैपेसिटी आएगी। तो मुझे बताओ आपको रिएक्टेंस का मान कितना दे रखा है, 20%। और 20% का मतलब 0.20 या 0.2 कह सकता हूँ कि नहीं। अरे भैया परसेंट निकालोगे तो 20/100, 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.20 अर्थात 0.2 बोल सकता हूँ कि नहीं। तो इसका मान कितना, 0.2। इसका मान कितना, 0.2। इसका मान कितना, 0.2। इसका मान कितना, 0.2। और भैया वोल्टेज दे रखा है क्या, नहीं। तो कितना मानोगे भाई, याद करो कितना मानेंगे, 1 पर यूनिट। जब कुछ नहीं दे रखा है तो 1 पर यूनिट। कितना, 1 पर यूनिट। कितना, 1 पर यूनिट। हाँ जी, 1 पर यूनिट। दोस्तों अब हमें क्या चाहिए, फॉल्ट का लेवल क्या होगा। तो भाई देखो, फॉल्ट का लेवल, फॉल्ट लेवल बोल दो या शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी बोल दो। तो फॉल्ट लेवल का सूत्र मैंने क्या बताया था, MVA बेस गुणा फॉल्ट करंट, और वो भी किसमें, पर यूनिट में। हाँ कि ना, लिखा है सूत्र, अरे लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मुझे बताओ MVA बेस का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है कि नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, 5 MVA दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो कितना दे रखा है ये, 5 MVA। ओके,
अब लेकिन क्या चाहिए, फॉल्ट करंट का मान, किस में, पर यूनिट में। तो मैंने आपको बताया था फॉल्ट करंट निकालने का तरीका कौन सा, कि प्री फेज वोल्टेज बटा ZTH, लेकिन ये भी किस में होना चाहिए, पर यूनिट में, और ये भी किस में होना चाहिए, पर यूनिट में, तब फॉल्ट किस में आएगा, पर यूनिट में। तो भैया प्री फेज वोल्टेज तो कितना दे रखा है, 1, तो जेड प्री फेज का मान तो कितना रख दूंगा भाई, 1। अब मुद्दा असली आएगा ना, वो किसका आ रहा है, ZTH का है, कि ZTH का मान कैसे निकालूं। हाँ जी, तो जब जब हम Z का मान निकालेंगे या X का मान निकालेंगे, तो दोस्तों जो हमारा करंट सोर्स होता है उसको तो करते हैं ओपन, और जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसे करते हैं हम शॉर्ट। जब जब भी आप ZTH का मान निकालोगे तब कोई धारा स्रोत होगा तो उसे हम करते हैं ओपन, और यदि कोई वोल्टेज सोर्स होता है तो उसे हम करते हैं शॉर्ट। क्लियर है सभी दोस्तों को। तो यहाँ क्या दे रखा है, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, तो चारों को क्या कर दूंगा भैया, शॉर्ट। क्या कर दूंगा, चारों को शॉर्ट कर दिया कि नहीं, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये क्रिकेट का शॉर्ट नहीं लगा जो छक्के चौके लगा रहे हो तुम, ये शॉर्ट लगाओ यहाँ पे। तो हमें चाहिए क्या, ZTH, भाई इनके बीच में ही तो निकलेगा तो यहीं आएगा ये। तो देखो 2.2 कौन से क्रम में है, एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, कौन सा क्रम हुआ, कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम हुआ कि नहीं हुआ। और समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, जितने दे रखे हैं उतने का भाग। तो 0.2 में कितने का भाग लगा देंगे, 4 का, तो कितना आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, और भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो ZTH का मान कितना आएगा, 0.05। तो 1 में कितने का भाग, 0.05 का, तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो, तो ये कितना आएगा भैया, 20 आएगा कि नहीं, ये ध्यान रखना। फॉल्ट करंट का मान पर यूनिट में कितना प्राप्त हुआ है, 20 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 20। अब मुझे फॉल्ट करंट मेरे पास में आ गए तो क्या शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं, हाँ कि ना। तो देखो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्या आएगी, तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्या आएगी, MVA बेस कितना है, 5 इंटू ये कितना है, 20, तो कितनी हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कितनी आएगी, 20 MVA प्राप्त होगी। एक बार फिर से, मुझे पता है ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100 MVA ही आएगी। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई क्वेश्चन ने बोला था कि 4 अल्टरनेटर है, प्रत्येक का कितना है, 0.2 है, तो समांतर में है तो तुल्य कितना आएगा, 0.2 में 4 का भाग दूंगा तो 0.05, और धारा का मान निकालूंगा तो प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना है, 1 में 0.05 का भाग दूंगा तो कितना आया, 20। तो मेरे प्यारे दोस्त फॉल्ट लेवल क्या हो गया कि MVA बेस को किससे गुणा कर दिया, फॉल्ट करंट से। तो MVA बेस कितना है, 5, ये कितना है, 20 गुणा 5 करूंगा तो कितनी MVA, 100 MVA कैपेसिटी होगी। लगा आप लोगों को 440 वोल्ट का झटका, लगा कि नहीं लगा। तो भैया ये होता है फॉल्ट एनालिसिस, इसलिए इसको कोई पढ़ाता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें महाभारत ज़्यादा है, बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे ना, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको तुम चुटकियों में हल ना कर दे। ये तो समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया है, नहीं तो देखो बच्चों की तरह सोचो कि 4 है तो भाग लगाएंगे 0.5, और 0.5 में 100 में 1 में भाग लगाओगे तो 20, और 20 इंटू 5 करोगे तो 100। दिमाग में हल हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए ऐसा लग रहा है कि लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के लिए तो इतना ही। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।